जय गुरु जी। हुआ क्या कि मैं फौज छोड़ना चाहता था कुछ कारणवश, और मैंने इधर उधर चक्कर लगाए, मुझे कहीं कोई होप नजर नहीं आई। इसी दौरान मेरा एक दोस्त जो कमांड कर रहा था वो आया, उसने कहा तू गुरु जी के पास चल। मैंने कहा मैं बाबाओं के पास नहीं जाता। मैंने 3-4 चक्कर लगाए, मैं गुरु जी के दर्शन नहीं कर पाया। गुरु जी अवेलेबल नहीं थे मंदिर में जरूर। ये 1994 की बात है, और मैं इसी सोच से गया था कि मैंने फौज छोड़ दी। और ये बात मेरे दिमाग में थी तब तक, जब तक कि मैं 300 डिफेंस कॉलोनी में गुरु जी हुआ करते थे, जब तक मैं उनके गेट तक पहुंचा तब तक मैंने यही सोचा था कि मैं गुरु जी से कहूंगा गुरु जी मैंने फौज छोड़नी है। और जैसे ही मैं उनके अहाते के अंदर घुसा, मेरा दिमाग ब्लैंक हो, बिल्कुल ब्लैंक, और मुझे याद ही नहीं रही मैं किस लिए आया था। गुरु जी की कृपा हुई, उन्होंने दर्शन दिए, मुझे अपने कमरे में बैठाया और मैं फौज छोड़ने के बारे में भूल गया। ये सब हो गया। अब गुरु जी के वहां हफ्ते में 1 बार, धीरे धीरे हफ्ते में 2 बार, फिर हफ्ते में 3 बार, फिर हफ्ते में रोज, क्योंकि ये खींच बढ़ती ही चली गई गुरु जी के पास जाने। तो अब क्या होता था कि जब गुरु जी के वहां जाते थे तो लंगर करते थे वहीं। अब एक दिन दिमाग में बात आई कि रोज गुरु जी के वहां खाना खाते हैं। तो जब ये खाना खाने का विचार दिमाग में आया तो सोचा कि आज घर से खाना खा के जाएंगे। तो रात के 9:30-10 बजे निकले, ताकि वहां जो लंगर खत्म हो चुका होगा, यानी कि खाना खत्म हो चुका होगा। जब वहां पहुंचे हम, तो गुरु जी ने एक थाली में काफी सारी प्रसादे रखे थे और लंगर। गुरु जी ने कहा अंकल आओ लंगर छको। तो गुरु जी के तरीके होते थे, कैसे, मतलब तरीका अलग होता है। मेरे समझ में आ गया कि खाना और लंगर में क्या फर्क है। ये बात मेरे जहन में चली गई। खाना खाया जाता है और लंगर छका जाता है, क्योंकि गुरु ने कहा था अंकल लंगर छको। तो जिसको मैं खाना समझ रहा था वो लंगर प्रसाद। गुरु जी हमारे घर आए और गुरु जी ने खाना भी बनाया हमारे घर में। तो क्या होता था, जब मैं जलंधर में था तो गुरु जी हफ्ते में 2 बार हमारे घर में आ जाया करते थे, संडे को और थर्सडे को। तो जब वो आते थे तो उनके साथ संगत भी आती थी। और एक बार ऐसा हुआ कि आंटी की तबीयत काफी खराब थी, पर गुरु जी ने कहा नहीं मैं आ रहा हूँ तुम्हारे घर में। तो हमको थोड़ा ये हुआ कि गुरु जी आ रहे हैं और ये बिस्तर में पड़ी हुई है, गुरु जी आएंगे तो साथ में कुछ संगत भी आएगी, तो लंगर कैसे बनेगा। बहरहाल लंगर का बंदोबस्त हो गया। ये तो सब गुरु जी की कृपा से हो गया। और गुरु जी जब आए तो आंटी की तबीयत इतनी ज्यादा खराब थी कि उसका फीवर डाउन नहीं हो रहा था, तो बेडरूम में लेटी हुई थी। तो जाड़ों के दिन थे और फायर प्लेस को काफी गर्म करके रखते थे हम जब गुरु जी आते थे। तो गुरु जी ने आंटी को बोला आंटी चल उठ, कुछ नहीं हुआ था। नहीं, जब आंटी बाहर आई तो वहां पे लेटी रही, सबने लंगर किया और उसके बाद गुरु जी ने कहा चलते हैं, आज की पिक्चर खत्म। जब बाहर निकले तो जब गुरु जी के चरण छुए तो गुरु जी के चरण जल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि इतना ज्यादा फीवर हो रहा है। बहरहाल गुरु जी कार में बैठे चले गए और अंदर आए तो जो आंटी का टेम्परेचर था वो नॉर्मल था। गुरु जी का तरीका होता था अपनी संगत को के कष्ट को दूर करना और उसको अपने ऊपर ले लेना, यानी कि जो जहर संगत के ऊपर है उसको अपने ऊपर ले लेना। तो यहाँ पे मुझे एक वो याद आता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो काफी चीजें निकली थी, उसमें रत्न निकले थे, अमृत निकला था, जहर निकला था। तो जहर लेने के लिए कोई तो तैयार था नहीं, तो गुरु शिव जी ने वो जहर अपने हलाहल को पी लिया था और हलाहल को पी के उन्होंने अपने कंठ में रोक लिया था, इसलिए वो नीलकंठ कहलाए। तो गुरु जी का रोल यही था कि अपनी संगत का जो है वो कष्ट अपने ऊपर लेना और फिर अपनी तप की शक्ति से उसको दूर कर देना। गुरु जी ने हम पे बड़ी कृपा की। गुरु जी ने मेरी, जो मैं यूनिट कमांड कर रहा था वहां भी गुरु जी आए, मेरे जवानों को, मेरे जीसीओस को, मेरे ऑफिसर्स को, सबको ब्लेस किया। तो क्या होता है, कस्टमरी होता है, जब आपकी यूनिट में कोई आए तो आप सीओ हो तो आपको एड्रेस करना होता है पहले। तो अब गुरु जी के बारे में कुछ कहना, और मैं नया ही जुड़ा हुआ था गुरु जी से उस टाइम पे, तो गुरु जी के बारे में कुछ कहना ये तो मतलब बड़ा मुश्किल था। पर देखो गुरु जी कैसे आपके दिमाग में बातें डालते हैं। जब मैं छोटा बच्चा था तो मैं शिव महिम स्तोत्र पढ़ा करता था, और वहां एक वो शिव का मंदिर था, गुफा महादेव बोलते हैं उसे, नैनीताल में। तो वहां मैं जाया करता था अपने फादर के साथ। तो वहां जो बाबा जी थे वो कहते थे तू शिव महिम स्तोत्र पढ़ के सुना मेरे को। तो मैं उनको शिव महिम स्तोत्र सुनाता था। तो शिव महिम स्तोत्र में एक स्टेंजा था,
असतिगिर समं स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतरुवर शाखा लेखनी पुत्र मुर्मी लिखिति अधिगृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानामीश पारम्यात्। अभी सोचिए, जब मैं बच्चा था तब मैं ये पढ़ा करता था, उसके बाद मैं फौज में चला गया, फौज में मुझे 26-27 साल हो गए थे, तो 26-27 साल में आदमी को क्या याद रहेगा। पर ये गुरु जी की प्रेरणा होती है कि मेरे को ये श्लोक याद आया और मैंने यही श्लोक इंट्रोडक्शन में बोला। इसका मीनिंग है असतिगिर समं स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे, यानी कि ये जो कृष्ण पर्वत है या सुमेरु पर्वत है उसका पाउडर बना दिया जाए और समुद्र में घोल दिया जाए, सुरतरुवर शाखा जितने भी पेड़ पौधे हैं उनकी जो है कलमें बना दी जाएं या कल्प वृक्ष की कलम बना दी जाए और सरस्वती लिखती रहे, पूरा ब्रह्मांड कागज के रूप में हो, तो शाही खत्म हो जाएगी, कलमें खत्म हो जाएंगी, पर हे गुरु तेरे गुणों का वर्णन खत्म नहीं हो सकता। तो ये मैंने स्टेंजा सुना दिया। और उसके बाद क्या हुआ, जब भी गुरु जी मुझसे सत्संग करने को बोलते थे, कहते थे वो श्लोक सुना दो। अब क्या हुआ कि गुरु जी जो है उसके बाद कुछ टाइम के लिए यहाँ पर आ गए जीके में, तो मैं जालंधर से सुबह 3 बजे चला हूँ दिल्ली पहुंचने के लिए। मेरे पास एक फिएट थी उस टाइम पर, उसका नाम गुरु जी ने गहंगे रखा हुआ था, तो वो फिएट लेके मैं आ रहा था और मेरा इरादा ये था कि 7-8 घंटे की ड्राइव है, मैं 11 बजे तक दिल्ली पहुंच जाऊंगा। पर हुआ क्या कि जब मैं चल पड़ा जालंधर से, तो मेरी आदत थी कि गाड़ी में कोई भी गेज जो है, जो भी इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं वो ठीक तरह से काम करना चाहिए, और मेरा चार्जिंग करंट बहुत ज्यादा आ रहा था। तो मैंने इसको चेक कराने के लिए पहले लुधियाना में गाड़ी रोकी, वहां चेक कराया, उसने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक हो जाएगा। एक थोड़ा उसने स्क्रू टाइट किए, उसके बाद आगे चला, करनाल पहुंचे, हालत वही, चार्जिंग करंट बहुत ज्यादा हो रही थी। करनाल से पानीपत पहुंचे, पानीपत में मैंने कहा कि यार फिर चेक करो, फिर वही हालत। तो मैंने कहा इसका जो अल्टरनेटर डायनेमो सब चेंज करो, बदली करवा दिया मैंने कहा यार इसके बाद अगर आगे प्रॉब्लम आएगी तो क्या करूंगा। तो 20 किलोमीटर पानीपत से आगे निकला तो फिर वही प्रॉब्लम, तो मैंने वो तार जो स्नैप करना था वो स्नैप कर दिया। और जब मैं उससे आगे निकला हूं तो सड़क में डेड बॉडीज पड़ी हुई, हम उनको देखते हुए आगे निकल गए। मंदिर पहुंचे, जब मंदिर पहुंचे तो गुरुजी ने कहा आज तेरे सारे ग्रह कटते। अपने ड्राइवर को बोला जोशी दी गड्डी लेके जा और चेक करा की खराबी है। सगन गुरुजी का ड्राइवर था, वो मेरी गाड़ी लेके गया जहां गुरुजी की गाड़ी जाती थी और उसने चेक किया, उसने कहा यार कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तुम्हारी गाड़ी में। तो कैसे गुरुजी आपको तकलीफ से, आपको कष्ट से निकालते हैं, ये इसकी एक एग्जाम्पल। उसके बाद मैं और मेरा बेटा जालंधर, हमको आदेश हुआ कि हम जालंधर के मंदिर में ही रुकेंगे, तो हम जालंधर के मंदिर में रुके। जबकि आंटी को इंस्ट्रक्शन मिले कि वो सुधा आंटी के वहां रहेगी। जीके के मंदिर में हम रहे, मैं और मेरा बेटा नितिन, और आंटी रही सुधा आंटी के वहां। तो हम रोज मंदिर की, गुरुजी के आने से पहले, गुरुजी तकरीबन 11 बजे पहुंचते थे जीके के मंदिर में, उससे पहले हम पूरी सफाई करते थे, बाथरूम की, किचन की और सब जगह की, पूरा धोते थे, बाहर का बरामदा, अंदर भी। एक दिन गुरुजी आए, गुरुजी ने कहा सफाई ठीक नहीं है, और गुरुजी सीधे अपने कमरे में चले गए। हमारा दिमाग बड़ा वाकई क्या चीज, कहाँ सफाई नहीं है। तो दोबारा सारा कुछ चेक किया और मिला क्या कि जो डस्टबिन था वो हमने खाली नहीं किया था। इसका सारांश ये निकला कि गुरुजी से कोई चीज छुपी नहीं है, कुछ भी छुपा लो, कितना ही ड्रामा कर लो, पर हकीकत तो उनको पता ही है। और इसी तरह गुरुजी को सफाई का इतना वो था कि जालंधर में भी किचन का रोज इंस्पेक्शन होता था संगत के जाने के बाद। हफ्ते भर यहाँ रह के हमको वापस आना था जालंधर। तो एक ड्राइवर था सुरेश, वो एक कोचर साहब थे, उनका ड्राइवर था। तो कोचर साहब भी आए हुए थे जालंधर से, तो गुरुजी उसके सरेस बुलाया करते थे सुरेश को। तो गुरुजी का हुक्म था कि मगरे जाएंगे। मगरे का मतलब होता है कि सांस जाना। उस दिन क्या हुआ था कि हमारा प्लान था कि हम 12 बजे निकल जाएंगे, पर गुरुजी ने 3 बजे तक हमको इजाजत नहीं दी जाने की, और 3 बजे के बाद हमको इजाजत मिली जाने की। सुरेश जो एक काफी अच्छा ड्राइवर था और उसकी गाड़ी भी बड़ी अच्छी थी, उसकी मारुति 1000 थी और मेरी तो फिएट थी। तो वो साथ नहीं चल पाया क्योंकि उसको शायद अच्छा नहीं लगा कि मैं जरा उतनी स्पीड में नहीं जा पा रहा था, तो वो ओवरटेक करके आगे निकल गया। बहरहाल हम जाते रहे और हम 9 बजे जालंधर पहुंच गए, और सुरेश जी जो उन्होंने मुझे ओवरटेक किया था वो तकरीबन 12 बजे रात को वहां पहुंचे। अब ये सब गुरुजी की माया थी, क्योंकि अगर गुरुजी की कोई इंस्ट्रक्शन है
साथ साथ जाना है, क्योंकि अक्सर गुरुजी के साथ बाहर जाया करते थे तो काफी सारी गाड़ियां जाती थी गुरुजी के साथ, पूरा काफिला हुआ करता था। और उसमें ये जरूरी नहीं था कि जो एक पर्टिकुलर अपनी गाड़ी में आया है वो अपनी ही गाड़ी में जाएगा, ना, गुरुजी जिसको जिसके साथ बोलते थे उसके साथ ही जाना होता था, क्योंकि गुरुजी के वहां जाने में गुरुजी एक मार्चिंग ऑर्डर देते थे। मार्चिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि कौन किसके पीछे जाएगा, सबसे आगे गुरुजी की गाड़ी हुआ करती थी। और कभी कोई उसको फ्लाउट भी करता था, वो मार्चिंग ऑर्डर में नहीं जाता था, तो उसको उसका रिजल्ट बतला देते थे। उसके बाद हम एक बार मटकन साहब के घर में भी गए थे, तो लुधियाना में ग्रेवाल अंकल का ससुराल और डॉक्टर साहब का घर था वहां पे। तो डॉक्टर साहब के घर में सुबह सुबह तकरीबन 5 बजे होंगे या 4:30 बजे थे, तो वहां पहुंचे, गुरुजी लेके गए, हम गुरुजी के साथ जा रहे थे। तो वहां पे गुरुजी ने कहा, आंटी पराठी बनाओ, अचार देना, सारा नु खिलाओ। तो आंटी ने पराठी, और वो पराठी और अचार का स्वाद मैं ताबे जिंदगी नहीं भूल सकता। और वो आंटी जो थी वो बहुत ही डेडिकेटेड, और शी वॉज ग्रेट लेडी, और गुरुजी की बहुत महान कृपा थी उनके ऊपर। तो सुबह सुबह पराठी अचार खाई। अब मैंने कोई छुट्टी तो ली भी नहीं थी, रात भर में गायब था स्टेशन से। तो सुबह मुझे 7 बजे एक रिपोर्ट देनी होती थी, और उससे पहले मुझे रिपोर्ट लेनी भी होती थी, क्योंकि वो कंपाइल करके फिर मैं अपने बॉस को वो रिपोर्ट दिया करता था। और उसका टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट था। वो 7 बजे का मतलब 7 बजे। अब 6 बज गए, 6:15 बज गए, गुरुजी इजाजत दी मैंने। 6:15 बजे के बाद जब पराठी खाली, चाय पीली, गुरुजी ने कहा हूं जा। और लुधियाना से जालंधर तकरीबन रफली 60 किलोमीटर है, और वो डिस्टेंस मैंने आधे घंटे से कम में कवर कर दी। कैसे कवर की, गुरुजी ही जाने। और ठीक 7 बजे रिपोर्ट कंपाइल करके ठीक 7 बजे मैंने कम्युनिकेशन रिपोर्ट दे दी। इसके बीच में भी काफी चीजें जो गुरुजी के वहां हुई थी, वो जो गुरुजी ने कृपा की थी। अब वो तो पूरी लाइफ साइकिल ही हमारी गुरुजी से कंट्रोल्ड है। मैं ज्यादा उसके बारे में नहीं बताना चाहूंगा, क्योंकि समय की भी एक सीमा है, पर कुछ इम्पोर्टेंट चीजें मैं जरूर कहना चाहूंगा। जब मेरी पोस्टिंग हुई जालंधर से, तो देखिए गुरुजी कितना ख्याल रखते हैं अपनी संगत का। जिस दिन मैंने हैंड ओवर किया चार्ज, तो हैंड ओवर करते करते और बाकी फॉर्मेलिटीज पूरे करते करते तकरीबन 2:30-3 बज गया था। और 2:30-3 बजे मैंने अपनी गाड़ी लोड करके रखी हुई थी। 2:30-3 बजे मैं गाड़ी लेके सीधे गुरुजी के मंदिर में पहुंचा। तो जब मैं तकरीबन 3-3:30 बजे गुरुजी के मंदिर में पहुंचा, तो गुरुजी ने वहां सेवादारों को बोला था, जोशी कुछ खा के नहीं आएगा, जोशी के लिए लंगर रख देना। और जब हम मंदिर में पहुंचे तब हमने लंगर किया। उस दिन जब हम गुरुजी के वहां पहुंचे, तो हमें दिल्ली भी आना था। तो तकरीबन 3:30 बजे वहां पहुंच के तकरीबन 4-4:30 बजे मैंने गुरुजी से इजाजत ली। गुरुजी मैं जरा मार्केट होके आता हूँ, क्योंकि फिर जाना है। गुरुजी ने कहा चक्कर गेड़ा मार के आ जा। मार्केट से वापस आए, और उस दिन मैंने गुरुजी के चरण भी अपने हाथ से नहीं छुए थे। रात के 10 बजे गुरुजी ने बोला, गुड़ का टुकड़ा दिया और बोला, एले और हुण जा। रात्रि गोविंदगढ़ रुकी, ते सवेरे जाई दिल्ली। गोविंदगढ़ में अपने ग्रेवाल अंकल रहते थे, तो गोविंदगढ़ पहुंचे, ग्रेवाल अंकल के घर में रात को वहीं रेस्ट किया। सुबह नहाया धोया, ते दूध ते पराठे खट्टे, और उसके बाद ग्रेवाल अंकल चले चंडीगढ़ को और मैं चला दिल्ली को। तो जालंधर से गोविंदगढ़ से जब निकले, तो ना ग्रेवाल साहब तो गए चंडीगढ़ को, उन्हें चंडीगढ़ जाना था, और मैं दिल्ली को आया। तो उसी दौरान में मेरे ब्रदर इन लॉ की डेथ हो गई थी। मेरी बड़ी सिस्टर जो है उसके हस्बैंड की। तो मेरी वाइफ तो नोएडा चली गई, वो नोएडा में रहते थे, और मैं अपनी यूनिट में चला गया। जब हमारे वहां 12वां होता है, तो 12वें के लिए वो हरिद्वार में होना था। तो उस 12वें के लिए मैं 12वें दिन, मेरी वाइफ तो पहले चली गई थी उनके साथ, मैं 12वें दिन वहां पहुंचा हरिद्वार, और हरिद्वार से हम फिर जालंधर आए। और जालंधर 2-3 दिन रुके। उसमें भी मैं गुरुजी के मंदिर में रहा, गुरुजी के पास, और आंटी कोचर साहब के वहां। 2-3 दिन वहां ठहरने के बाद हम फिर वापस दिल्ली आए, और दिल्ली में पालम में हमारा स्टे था, वहां मेस था ऑफिस में। तो जब जो सूटकेस में मेरी बुशर्ट जो मैंने उस दिन पहनी थी, वो बुशर्ट
एक सूटकेस में डाल दी थी और वो सूटकेस बंद पड़ा हुआ, और उस सूटकेस को जब हमने जलंधर से वापस खोल के निकाला, उसमें से बुशेट निकाली तो उसमें से गुरु जी की फ्रेग्रेंस आ रही थी। अब ये फ्रेग्रेंस क्यों आ रही थी? क्योंकि जब आप गुरु जी के दरबार में बैठे होते थे तो यू आर अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ए इंटेंस ऑरा ऑफ गुरु जी, ठीक है, और उस ऑरा की बदौलत आपके कपड़ों से और आपके बदन से भी खुशबू आती थी। और उसके लिए भी क्या था, जो मैं बतलाना चाह रहा हूं कि क्या होता है कि ट्रांसमीटर तो अपनी एनर्जी ट्रांसमिट करता रहता है, पर अगर रिसीवर ट्यून नहीं हो तो आपको वो चीज मिलेगी नहीं। क्योंकि रेडियो में क्या होता है, जब तक आप पहले से वो सुई वाला रेडियो होता था ना, उसको घुमाते थे आप, थोड़ा बाएं थोड़ा दाएं थोड़ा बाएं, तब जाके जब साफ आवाज आने लगी तो तब आपको अच्छी आवाज आती थी, तब अच्छे गाने बिना का गीत माला में सुनने को मिलते थे, वरना नहीं मिलते। तो उसी तरह गुरु जी की जो ऑरा है, गुरु जी की जो फ्रेग्रेंस है, जब तक उसके लिए आप ट्यून अप नहीं होगे तब तक आपको वो चीज नहीं मिलेगी जो गुरु जी ट्रांसमिट कर रहे हैं। गुरु जी कुछ सबक देते थे। क्या होता था कि जब गुरु जी मंदिर में आते थे, सुल्तानपुर की बात है, जब गुरु जी अपने कमरे से बाहर निकलते थे तो उस टाइम पे हम शैंडलियर की लाइट ऑन किया करते। तो शैंडलियर ऑन किया एक दिन और उसका एक बल्ब नहीं जला, तो गुरु जी ने जाते हुए बोला 10 के कितना थे फिर की कितना। इसका मतलब है कि वो शैंडलियर का बल्ब आपने पहले चेक करना था और वो खराब था तो उसको रिप्लेस करना चाहिए। तो सीख महापुरुष नु देख के चीज लानी चाहिए भी। हम भी सेवादार थे तो थोड़ा चौधरी बन गए थे, तो थोड़ा सा सीना चौड़ा हो गया था। जब गुरु जी आते थे ऊपर के कमरे से नीचे नहा धो के और कपड़े पहन के, तो उनके लिए लस्सी लेके जाते थे, ठंडी, चिल्ड, सुपर चिल्ड। और ये मेरा ही काम था वो लस्सी लेके जाने का, तो मेरा भी सीना थोड़ा चौड़ा हो गया था कि मैं थोड़ा इम्पोर्टेंट सेवादार हूँ। तो हुआ क्या कि एक दिन लस्सी लेके गए तो गिलास को एक कटोरी से ढक के ले जाते थे, और गुरु जी का एक सेपरेट अलमीरा था जिसमें गुरु जी के बर्तन रखे रहते थे सुल्तानपुर। तो जब वो कटोरी से ढक के ले गया और वहां कटोरी जब मैंने गुरु जी के सामने उठाई, गुरु जी को लस्सी सामने रखने के लिए, तो लस्सी के अंदर अचार, यानी कि उस कटोरी में अचार कहाँ से आया, कैसे आया, क्या आया, कुछ पता नहीं था। तो गुरु जी ने कहा जब महापुरुष लाई कोई चीज लेके आंदे उन्हें चेक करके लेके आंदे। यू कैन इमेजिन माई, मतलब काटो तो खून नहीं, धरती ऐसा लग रहा धरती खसक जाए मैं समा जाऊं, क्योंकि ये बहुत बड़ी गलती थी। तो गुरु जी ने वो लेसन सिखा दिया कि सीना चौड़ा मत करो, काम ठीक तरह से करो, ठीक है। उसके बाद फिर एक मौका आया कि हमको तो रात को देर में ही छुट्टी मिलती थी, 2, 2:30, 3 बजे। गुरु जी को सुबह पंजाब जाना था। गुरु जी ने कहा मूली के पराठे बना के ले आना सवेरे। छुट्टी मिली है, 5 बजे मूली के पराठे लेके पहुंचना चाहिए। तो एज यूजुअल हमने कहा नहा धो के फिर बनाएंगे मूली के पराठे। तो नहाने धोने में लगे, मूली के पराठे बने, और जब लेके वापस सुल्तानपुर पहुंचे तो उस समय 5:05 हुए थे। तो गुरु जी ने कहा अंकल यू आर लेट। गुरु जी गेट पकड़े। तो ये समय की परिभाषा थी गुरु जी की। तो सबक सीखने के लिए मैं इसलिए दे रहा हूं इनका रेफरेंस, क्योंकि ये जो मेरे साथ प्रैक्टिकली हुआ। गुरु जी प्रसाद दिया करते थे, जो कुछ भी मिठाई आती थी वो हम लोग क्या करते थे, क्योंकि हमको पता होता था क्या क्या मिठाई आई है। बेसन के लड्डू आए हैं, मोतीचूर के लड्डू आए हैं, या कोई काजू कतली लाया है, तो वही थाल में लेके या तो विपी जाता था या कभी कभी मैं भी चला जाता था। तो हमारा क्या होता था कि हम, क्योंकि अंदरूनी थे, चौधरी पना थोड़ा तो था ही, तो ये था कि कौन सी मिठाई खानी है उसके लिए जो है लाइन में उसी हिसाब से चलना है, जब वो मिठाई वहां रात में रखी होगी। और होता क्या था, अगर बेसन का लड्डू नहीं खाने की सोची है और जब काजू की कतली गई तब लाइन में लगना है, तो जब नंबर आता था तो बेसन का लड्डू ही मिलता था। भैया इट इज नॉट योर चॉइस, व्हाट गुरुजी इज गिविंग यू इज हिज चॉइस। गुरुजी कहते होंगे सी कि ड्राइवर और मालिक नाल लंगर छके ता गल बनू। 4 लोग एक थाली में खाना खाना, उसका क्या महत्व था? ये महत्व था ड्राइवर और मालिक नाल लंगर करे। और उसमें शब्द भी है एक दृष्टि कर संसर जानी, यानी कि सारे संसार को एक ही दृष्टि से देखना है, गरीब हो अमीर हो सोशल स्टेटस कुछ भी हो। ये गुरु जी की ठीक हुआ करती। अलग अलग भ्रांतियां आ जाती हैं, उसमें है ये करो वो करो वो करो, पर गुरु जी कहते होंगे सी हर बंदे ਲਈ ਵੱਖਰਾ इंजेक्शन होता है, एक कोई इंजेक्शन हर बंदे ਨੂੰ नहीं लगा सकते। तो अगर
कोई चीज मुझे बोली गई है तो मेरे लिए लागू है, और कोई चीज दूसरे के लिए बोली गई है तो उसके लिए लागू। तो ये गुरु जी के कुछ मेरे दिमाग में थे, तो मैंने सोचा इसके बारे में बता दूं। एक बीनी सिंह थी, जो बीनी सिंह का एपिसोड मैं बताना चाहूंगा कि बड़े मंदिर में गुरु जी ने कहा, बीनी सिंह ने बुला के लेके आ जा। गुरु जी अंदर लंगर कर रही थी कमरे च। अब मेरे को ये पता नहीं बीनी सिंह है कौन, मैंने तो नाम ही पहले बार सुना था। और गुरु जी के वहां जाके, उस समय हम बोलते भी नहीं थे गुरु जी के वहां, बिल्कुल गुरु जी के सामने। अब बीनी सिंह को कैसे लोकेट किया जाए, हॉल में चारों तरफ नजर घुमाई, कुछ समझ में नहीं आया, तो मैंने कहा बाहर भी देख लेते हैं। तो बाहर गया और एक लेडी के पास मैं गया, मैंने कहा आर यू बीनी सिंह? उसने कहा हाँ। मैंने कहा गुरु जी इज कॉलिंग यू इनसाइड। तो मैं इस एग्जाम्पल को क्यों दे रहा हूँ, इस एपिसोड के बारे में क्यों बता रहा हूँ? दिस इज हाउ गुरु जी कंट्रोल्ड योर माइंड इन टेकिंग यू टू द डेस्टिनेशन। गुरु जी के वहां दूध मिलता था जलंधर में पीने को रात को, जो जिसमें कि कोक या फेंटा बीट होके आता था। आज कोक वाला दूध बना दे वर्मा, आज फेंटा डाल के दूध बना दे, तो वर्मा अंकल वो दूध बना के संगत को देते थे। उस समय 3-4 लोग हम हुआ करते थे गुरु जी के दरबार में। बाहर जो बरामदा है गुरु जी के मंदिर में, वहां पे गुरु जी लेटे हुए थे। अब जब मैं मार्चिंग ऑर्डर की मैंने पहले बात की थी आपसे, तो उसमें क्या हुआ कि एक बार हम निर्मला आंटी जो जलंधर में है, उनके घर से लौट रहे थे। तो मैंने जैसे बतलाया, गुरु जी का काफिला चलता था, उसमें ऑर्डर ऑफ मार्च होता था, और गुरु जी कहते नाले मगरे मगरे लाओ गड्डी। तो एक ब्रिगेडियर साहब थे, उनको ये ध्यान था कि मेरे को जलंधर के बारे में और जलंधर की सड़कों के बारे में बहुत कुछ पता है। तो वो अपने वो लाइन से तोड़ के वो चाहते थे कि मैं मंदिर पहले पहुंच जाऊं और गुरु जी को रिसीव करूं। और गुरु की माया तो गुरु ही जाने। गुरु जी पहुंच गए, वहां बैठ गए अंदर, और चाय प्रसाद सर्व होने लगा मंदिर के अंदर। तो थोड़ी देर के बाद ब्रिगेडियर साहब पहुंचे। तो गुरु जी का रिमार्क क्या था उस समय, ब्रिगेडियर साहब ऐस करके ही तो जनरल नहीं बने ना। और इसको आप सोच सकते हैं इसके पीछे कितनी मीनिंग है, यानी कि जो गुरु जी ने हुक्म दिया है उसको फॉलो करो, बस दैट्स अबाउट ऑल। और उसके अलावा जो आपको जिस चीज का ज्ञान देना है वो गुरु जी अपने आप देते थे। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको दूंगा। मैंने वेद पढ़ा, जब मैं बचपन में मेरे को वेद पढ़ाया भी गया, मेरे को सिखाया भी गया। तो उसमें वेद में एक पुरुष सूक्त जो है वो 16 मंत्रों का जो एक 16 ऋचाएं हैं उसमें, उसको पुरुष सूक्त बोलते हैं, और वो उसमें महापुरुष के बारे में बताया गया है। तो जो मीनिंग हमने समझी, जब तक मुझे पूरा वो याद हो गया था, जो मीनिंग जो उसका अर्थ हमें समझ में आया वो ये था कि हजारों हैं सर जिसके, हजारों हैं आंखें जिसकी, सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष, हजारों हैं आंखें जिसकी, सहस्राक्ष सहस्र, हजारों हैं पैर और हाथ जिसके, सबू मिगुंग वो जमीन से 10 अंगुल ऊपर है। तो ये मीनिंग है उस श्लोक की। तो लिटरल मीनिंग तो यही थी, पर ये चीज, ये इसका भावार्थ जो है वो गुरु जी ने ही हमको समझाया, और कह के नहीं समझाया, केवल ये प्रैक्टिकल दिखा के समझाया कि अगर 100 बंदे, 200, 500, 600 बंदे बैठे हैं तो हर एक के बारे में गुरु को पता है। ही इज थिंकिंग अबाउट एवरीवन एट द सेम टाइम। तो इसका जो मीनिंग जो मेरे समझ में आया गुरु जी के प्रभाव से वो ये था। तो गुरु जी एक गल और दस देसी गए, टब्बर दे नाल रोटी तो रोजी खांदे हो, संगत दे नाल भी रोटी खाया करो। बड़े मंदिर में हर मंदिर के बाद, हर मेजर फंक्शन के बाद, जब तक पूरे मंदिर की सफाई नहीं हो जाती थी तब तक गुरु जी मंदिर से नहीं निकलते थे। और जब पूरी सफाई हो जाती थी तो जितने भी सेवादार उस सफाई में लगे होते थे उनको गुरु जी अपने हाथ से प्रसाद देते थे, जलेबी का प्रसाद या लड्डू का प्रसाद या जो भी। फिर गुरु जी ने रिचुअल से हमको कैसे निकाला, मैं काफी कर्मकांडी था पहले, और श्राद्ध वाद्ध काफी परफॉर्म करता था, मतलब जो भी अपने पितरों का करना है। और मैं हमेशा गुरु जी से इस चीज के बारे में पूछ भी लेता था, गुरु जी मैं आज माता जी का श्राद्ध करना है या पिताजी का श्राद्ध करना है, तो गुरु जी हाँ कहते थे। पर कुछ सालों के बाद जब हम नैनीताल गए तो मेरे ब्रदर इन लॉ जो अब नहीं रहे, उनकी डेथ हो गई, तो उनको गुरु जी ने बोला तेरा साला श्राद्ध मनाई जाएगा, मैनू परेशान कर रहा। और यू नो व्हाट श्राद्ध मीन्स, दैट व्हाट यू आर डूइंग, यू आर ट्राइंग टू कॉल ए सोल
to come to the Shraddha and accept the offerings given by you. It is not the rituals you should get bogged down by. Now this is how I was taken out of it. और उसके बाद मैंने कभी भी श्राद्ध किया नहीं। उसके अलावा हेल्थ इश्यूज थे मेरे, जब मैं सर्विस में था, ब्लड शुगर और बीपी, और जैसा कि फौज में ऐसा होता है कि अगर ये प्रॉब्लम्स आपको हैं तो दिस बिकम्स अ हिंड्रेंस इन योर प्रमोशन। पर गुरुजी ने मेरे को बोला कि तू चिंता ना कर, तेरा ACR, तेरे मेडिकल हो जू। और श्योर है ना, जब गुरुजी ने कहा ये, तो मेरा ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल निकला और शुगर भी नॉर्मल निकली, जिसका उपाय गुरुजी ने बतलाया था। अगर मैं उसके डिटेल में जाऊंगा तो काफी टाइम लगेगा, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। पर गुरुजी ने कह दिया तो तेन प्रॉब्लम नहीं है, तू चिंता ना कर, तेरा मेडिकल हो गया मेडिकल। उसके अलावा लखनऊ में मेरे को काफी, मेरे किडनी रीजन में काफी पेन हुआ था, तो मैंने ब्रिगेडियर सैनी है उनको बताया कि मुझे बहुत पेन हो रहा है। उन्होंने गुरुजी से बात की, गुरुजी ने कहा उन्होंने कहा 2 कॉम्बी फ्लेम खा ले तो सो जा। और पेन मेरे को बहुत सीवियर था, तो मैंने 2 कॉम्बी फ्लेम खाई, नींद आ गई मेरे को। और यहाँ आके टेस्ट कराया RNR में, तो अल्ट्रासाउंड वगैरह हुआ किडनी का, और उसमें केवल मार्क दिखे ऑफ द स्टोन्स, बट देयर वाज नो स्टोन per se, there was nothing, so it became normal. This is how Guruji used to address your health issues. मेरे को एंट्री की बैन हो गई थी तकरीबन 4 महीने तक। 4 महीने तक मुझे मंदिर में अलाउड नहीं था। अभी आप सोच सकते हो मैं किस हालत से गुजरा हूँगा वो 4 महीने, जबकि मैं रोज गुरुजी के दरबार में मुझे रोज आना जरूरी था, और एक दिन में नहीं जा पाया, और गुरुजी ने कहा रहने दे, छठ पर। बहरहाल 4 महीने के बाद जब मैं जलंधर से आ रहा था, तो शताब्दी से आ रहे थे, गुरुजी के साथ आ रहा था, तो गुरुजी ने वो उस दिन क्या किया, मेरे को अपने पैरों के पास बिठा लिया और अपना पैर मेरे पैरों के ऊपर रख दिया, और मामी साथ में बैठी थी, बड़ी मामी, उन्होंने कहा जोशी चाय पी ले, पानी ले। मैं क्या छड्डो भरिया हूं, ऐसे ले नहीं। Till we reached Delhi, and then Guruji said on that day, आ जाएंगे फिर कल शामी, आ जाएंगे हूं घर जा। और गुरुजी का क्या होता था, गुरुजी ट्रांसफॉर्म्ड यू, योर बिहेवियर, योर कंडक्ट, योर हैबिट्स एंड एवरीथिंग विदाउट सेइंग एनीथिंग। और गुरु का क्या होता है, इट्स एलिवेशन इन ग्रेजुअल स्टेज। अब जब मैं एलिवेशन इन ग्रेजुअल स्टेज बोल रहा हूं, तो उसका कहने का मुद्दा यह है कि डिसाइपल गुरु रिलेशनशिप सच दैट गुरु wants to take you to a destination, and destination is decided by Guru. गुरुजी कहते होंगे सी मैं परिवार बनाया है, ते हाथ और चारों अंगुलियां, सब अंगुलियां क्रॉस करके बतलाया करते थे, एंड